ओमिक्रॉन दहशत की दस्तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। ओमिक्रॉन नाम तो अब तक आप सभी ने सुन लिया है। जी हां, ये वही वायरस है जिसे कोरोना का नया वेरिएंट कहा जा रहा है। इस वेरिएंट की दस्तक ने दुनिया को फिर हिला के रख दिया है। जहां लोग दहशत में हैं और आंखों के सामने डर फिर कोरोना की पहली और दूसरी लहर का आ रहा है। लोग इस बात से खौफ में हैं कि ओमिक्रॉन कहीं कोरोना की तीसरी लहर लेकर ना आ जाए और तबाही मचा जाए। तो कितना खतरनाक है ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, देखिए इस खास रिपोर्ट पे, फिर करेंगे चर्चा। कोविड-19 का असर अभी दुनिया से खत्म भी नहीं हुआ है कि इसके नए वेरिएंट ने दुनिया में दहशत फैलाना शुरू कर दिया है। दर्जन से भी अधिक देश कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की चपेट में आ चुके हैं। WHO ने इस नए वेरिएंट को B.1.1.529 यानी ओमिक्रॉन नाम दिया है। कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अब तक का सबसे घातक और संक्रामक वेरिएंट है। ओमिक्रॉन वेरिएंट में करीब 32 म्यूटेशन देखे गए हैं, जिसके कारण WHO की चिंता अधिक बढ़ गई है। हालांकि अब इस पर भी शोध जारी है। सकती है, बट जितनी अभी इंफॉर्मेशन है उससे ये है कि सिम्टम्स जनरली माइल्ड देखे जा रहे हैं, हल्के सिम्टम्स हैं। और दूसरा ये पाया जा रहा है कि थोड़ा इन्फेक्शसनेस जो फैलने की शक्ति है वो थोड़ी ज़्यादा है, बट वो सीवियर डिजीज़ कर रहा है ऐसा अभी तक नहीं देखा गया। बट अभी बहुत जल्दी है इसके बारे में कुछ ये कहना कि वो ज़्यादा घातक है कि नहीं है। दुनिया के लिए एक नया खतरा बन चुके कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने अपने देश में होने की पुष्टि की थी। बाद में इजराइल और बेल्जियम में भी ये नया वेरिएंट पाया गया। इसके अलावा बोत्सवाना और हांगकांग ने भी अपने यहाँ वेरिएंट के मौजूद होने की पुष्टि की। चिंता की बात यह है कि जो लोग कोविड टीकाकरण की दोनों खुराक ले चुके हैं वे भी इस वेरिएंट की चपेट में आ सकते हैं। अब तक के वैज्ञानिक विश्लेषण से यह भी पता चला है कि नया वेरिएंट डेल्टा समेत किसी भी अन्य वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैल रहा है, इसलिए विशेषज्ञ इसे अभी से रोकने की सलाह दे रहे हैं। उसकी ट्रांसमिशिबिलिटी कितनी है, कितनी जल्दी ट्रांसमिशन, ये पक्का पता लग गया थोड़ा सा कि वो ट्रांसमिशन बड़ी जल्दी होती है। विरुलेंस के बारे में अभी कोई पूरी न्यूज़ नहीं है कि कितना खतरनाक है वो, पर जो भी पेशेंट अभी आए हैं तो उनके बारे में मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते में पता लग जाएगा सब कुछ उसके बारे में कि उसकी विरुलेंस कितनी है, कितना घातक है या कितनी जल्दी फैलता है। पर यह है कि एक वेरिएंट नया आ गया है और वो वेरिएंट यूरोप के कई देशों में फैल गया और ज़रूरी है कि उसका जो आगमन है अपने देश में रोका जाए किसी न किसी तरीके से। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए रोगी में रोग प्रतिरक्षा प्रणाली का मजबूत होना जरूरी रहता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट में अब तक K417N, E484A, P681H और N679K जैसे म्यूटेशनों का पता चला है, जो रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। ऐसे में लोगों को अधिक सावधान रहने की जरूरत है। ओमिक्रॉन के लक्षणों को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि B.1.1.1.529 वेरिएंट से संक्रमित होने पर रोगी में कोई असामान्य लक्षण नहीं देखे जा रहे हैं, बल्कि कोरोना के बाकी लक्षणों की तरह ही इस वेरिएंट में भी सामान्य समस्याएं हो रही हैं। देखिए, ये नया वायरस है, जैसे कि कोई भी चीज़ नई होती है तो उसके बारे में अभी शोध हो रही होती है, हमें क्लियर नहीं होता कि क्या होगा। जिस तरह 1.5 साल पहले कोरोना वायरस आया था तो लोगों को मालूम नहीं था किस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, क्या दवाइयाँ होंगी और क्या होगा। उसी तरह से एक नया वेरिएंट आता है, जब तक शोधकार उस पर रिसर्च कर रहे हैं, देखा जा रहा है कि क्या होगा, तभी क्लैरिटी हो सकती है। इधर भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने ओमिक्रॉन के मुद्दे पर संसद में दावा किया कि अब तक भारत में इसके किसी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सरकार एहतियातन हालात पर नजर रखे हुए है। दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली, उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही
चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं। और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है, कोई भी कैसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के कहर को दुनिया अभी भूली भी नहीं है। ऐसे में ओमिक्रॉन की दहशत के दस्तक ने दुनिया को फिर से खौफ के साए में ला दिया है। इसलिए जरूरी है कि आप अभी से सावधान हो जाइए और अपना ख्याल रखिए। क्या ये वेरियस पहली और दूसरी लेयर के हिसाब से खतरनाक बताया जा रहा है? क्योंकि पहली लेयर में यानी कि बीटा वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में देखा जाए तो ओमिक्रॉन को 30% ज़्यादा म्यूटेशन वाला वेरिएंट बताया जा रहा है, यानी कि सबसे खतरनाक वेरिएंट ये कहा जा रहा है। लेकिन शोधकर्ताओं की राय अपनी अलग अलग बटी है। एक तरफ शोधकर्ता इसे बेहद खतरनाक और घातक बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ शोधकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि जब तक एक रिसर्च सामने नहीं आती तब तक इस पर टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा। ऐसे में क्या RT-PCR टेस्ट के द्वारा इसे पकड़ा जा सकता है? क्या वैक्सीन इस पर कारगर होगी? क्या बच्चों के लिए ये खतरनाक होगा और इससे कैसे बचे? तमाम बातों को लेकर अभी शोधकर्ता लगातार जांच कर रहे हैं। ऐसे में 2 से 3 हफ्तों बाद ये स्पष्ट होगा कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है और क्या भारत इस वेरिएंट से बच पाता है या नहीं। क्योंकि दूसरी लहर के दौरान देखा गया कि किस तरीके से जब लहर आई और वेरिएंट ने दस्तक दी तो लाशों की गिनना मुश्किल हो गया था। ऐसे में क्या अब इस वेरिएंट से बचने के लिए सरकार पहले ही उपाय कर रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, बिहार, तमाम जगहों पर सरकार ने पहले ही सतर्कता बरतनी शुरू कर दी और लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि वो हर संभव प्रयास करे कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे। कैमरा पर्सन अभिमन्यु के साथ मैं भावना, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को मरीजों में पहचानने में विशेषज्ञों को कुछ वक्त की देरी लग सकती है, इसलिए सावधान रहना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। और यह कहना है दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के वाइस चेयरमैन डॉक्टर SP बायत्रे का, जिनसे इस बारे में खास बातचीत की है हमारी संवाददाता भावना अरोड़ा ने। सुनिए। गंगाराम हॉस्पिटल के वाइस चेयरमैन डॉक्टर SP बायत्रे इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, कई देशों में फैल चुका है। जिस प्रकार हम सेकंड वेव कहते हैं नहीं आई, जब आई तो फिर कितनी आई, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि लोग नहीं थे, तो पॉसिबली हमें पहचानने में देर होगी। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है हम अभी बिल्कुल पूरी सावधानी से एक इसका ध्यान रखें। जो भी लोग आ रहे हैं स्पेशली जो बाहर के कंट्री, ऐसे कंट्री जहाँ पे इसके मरीज़ हैं, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अभी तो यूरोप में, सिंगापुर और काफ़ी सारे हांगकांग, वहाँ पे तो लोग काफ़ी आना शुरू। बीटा और डेल्टा वेरिएंट के अगर कंपैरिजन में हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपको लगता है कि ये जो वेरिएंट है ये 30 गुना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? हो सकता है श्योरली, लेकिन वी आर नॉट, क्योंकि अभी एक हफ्ते से ही तो इसको पता चला है और एक हफ्ते में काफ़ी सडनली केसेस हो गए, इसलिए एक डर है एक तरह से, क्योंकि वेरिएंट है। वेरिएंट जो बनता है म्यूटेशन पहले से डिफरेंट होती है, जो डिफरेंट होती है तो इनिशियली हमारी बॉडी में इसके प्रोटेक्शन जो है कम होती है, तो इसलिए जो धड़ाधड़ फैल सकती है। जब पहला कोविड वेव आया तब देखा गया कि जो है 40 के ऊपर लोगों के ऊपर असर देखने के लिए मिला, दूसरी वेव में 40 से नीचे के लोगों में असर देखने के लिए मिला था। क्या लगता है ओमिक्रॉन जिस तरीके से खतरनाक बाकी देशों के हिसाब से बताया जा रहा है, क्या बच्चों के ऊपर भी इस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है? बिल्कुल हो तो सकता ही है, क्योंकि वेरिएंट है, डिफरेंट होगा। जो बाकी जो पहले जैसे इनिशियल जो थे, पहला मेन जो कोविड आया, डेल्टा वेव आया, अभी जो आया ओमिक्रॉन, अब क्योंकि जो भी नया जो बनता है उसमें जो उसकी शक्ल बदल जाती है, उसके तौर तरीके बदलेंगे तो इन्फेक्टिविटी भी बदल जाएगी, तो ये बच्चों में ज़्यादा सीवियरिटी बच्चों में भी आए तो इसमें कोई आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि पहली कोविड में देखा गया कि स्वाद चला गया, दूसरी कोविड वेव में देखा गया कि RT-PCR टेस्ट फेल हो गए। क्या लगता है जिस तरीके से खतरनाक और स्थिति खराब से खराब बताई जा रही है, क्या पहचान पाना इसे मुश्किल होगा? डिफ़िकल्टी हो सकता तो है ही है, क्योंकि डिफरेंट म्यूटेशन है, तो इसने पहचान करने के लिए भी हमें शायद थोड़ा सा अपना तरीका बदलना पड़े।
लेकिन अभी तक तो हमारे पास एक जो स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड अभी भी RT-PCR ही है। जो लोग भी हमारे आएंगे एयरपोर्ट पे उनका तो RT-PCR ही कर रहे हैं हम अभी तक। लक्षण कैसे समझे इसके? लक्षण तो यही है कि जैसे हमारे कोविड कहते हैं, पेशेंट को जो प्रेजेंट ऐसे होता है जैसे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कफ, कोल्ड, हेडेक, बॉडी एक और आंखों में लाल हो जाना, नाक से पानी चलना, लेकिन उसके इमीडिएटली बाद इसका एक निमोनिया के सिम्टम बन जाते हैं। लंग में जिसमें होता है कि निमोनिया हो जाता है, हाई फीवर, खांसी बहुत सीवियर, इतनी सीवियर कि पेन चेस्ट। आपसे एक आकलन मैं जानना चाह रही हूँ, क्योंकि देखा गया कि दूसरी वेव में मौत की नींद में लोगों को सुला दिया गया। क्या ये तीसरी वेव जिस तरीके से खतरनाक पे खतरनाक बताई जा रही है, क्या आपको लगता है कि एक आकलन आपका क्या कहता है कि बाकी देशों की जो स्थिति आप देख रहे हैं, जो लक्षण वहाँ पाए गए हैं, वो किस तरीके के हैं? अभी तो है, तो अभी तो यही है, रिप्रेजेंटेशन तो बिल्कुल यही है और थोड़ा सा सीवियरिटी थोड़ी सी ज़्यादा है जिनमें है, लेकिन लकीली हम विश्वास के साथ अभी भी कह सकते हैं कि जिन्होंने वैक्सीनेशन, जिनकी वैक्सीन जिन्होंने फुल टोटल लगवाई है, उनको इसका जो असर है कंपैरेटिवली बैड इफ़ेक्ट कंपैरेटिवली कम है। अभी भी देखा गया है जिन देशों में लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन लोगों को इसका ओमिक्रॉन को RT-PCR से पकड़ा जा सकता है? बिल्कुल पकड़ा जाए। अभी तो दैट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, और तो कोई भी हमारे पास ऐसा कोई टेस्ट है नहीं है कि जो खरी ओमिक्रॉन को ही कर रहा है। ये सिर्फ यही है कि सीवियरिटी जिनकी ज़्यादा है, थोड़े से लक्षण अलग हैं, फिर उसके म्यूटेशन। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक अलग अलग तरीके की वैक्सीन है और बॉडी की इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए बनाई गई है, लेकिन आपको लगता है कि एक जो तबका है वैज्ञानिकों का, वो ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि कोविशील्ड कोवैक्सीन से ज़्यादा इसमें असरदार हो सकती है? वेल, लगता तो है शायद ज़्यादा होगा, लेकिन ये भी वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन आई थिंक ये अभी टाइम आ गया है कि एक बूस्टर डोज लगवाने का भी, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है, एंटीबॉडीज़ जो हैं बॉडी में थोड़ी देर तक रहते हैं, उसके बाद अब आस्ता आस्ता ऐसा देखा गया है तो इम्यूनिटी कम होती जा रही है, तो शायद टाइम आ गया, 1 साल होने वाला है। भारत का मेडिकल इस हद तक तैयार है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन को लेकर अगर हम बात करें तो इससे मजबूती से लड़ सकता है, क्योंकि बाकी देश इस वक्त जो है बेहद गंभीर स्थिति में नजर आ रहे हैं? रादर हम भारत ने बहुत जल्दी ही इसके लिए काम किया। आई थिंक हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट एजेंसी जिन्होंने इनको क्या किसी नई वैक्सीन पे काम हो रहा है? नहीं, आई थिंक वो तो ये तो चलता जाएगा काम, जैसे जैसे स्ट्रेन आती जाएंगी, नई म्यूटेशन आएंगी, काम उसी हिसाब से चलता है, रुका कोई नहीं है। साइंटिस्ट जो ये डेटा और बीटा से आप मानते कि वेरिएंट ज्यादा खतरनाक आया है? शायद ज़्यादा हो, लेकिन अभी इस वक्त बताएगा। आकलन क्या कहता है बाकी दक्षिण अफ्रीका के देशों में केसेस को देख? लग रहा है शायद ज़्यादा सीवियर हो शायद, लेकिन ये वक्त के साथ ही पता लग सकता है अभी। तो चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यानी कि साफ तौर पे आप समझे तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि वेरिएंट अपने एक नए रूप में आ चुका है, म्यूटेशन इसका बदल चुका है, और ऐसे में लक्षणों को देखा जाए तो कोविड के जो दूसरी वेव के लक्षण थे वही लक्षण इसमें भी नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मन्नू के साथ मैं भावना, इंडिया वॉइस दिल्ली। तो कोरोना का नया वेरिएंट अब सामने आ गया है, जिसको लेकर सभी देश अब पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि महज 1 हफ्ते का समय ही अभी बीता है जब इस वेरिएंट ने दस्तक दी है। ऐसे में इसके बारे में स्टडीज चल रही है, रिसर्च चल रही है, जिसके बाद पूरी तरीके से तस्वीर साफ होगी कि ये वेरिएंट कितना ज्यादा खतरनाक है। जिस तरह से पहले भी वेरिएंट सामने आए हैं, डेल्टा वेरिएंट, क्या ये उससे ज्यादा खतरनाक है और क्या कुछ सीवियर कंडीशंस इस दौरान हो सकती हैं? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिन पर अभी शोधकर्ताओं की तरफ से लगातार स्टडी की जा रही है, और ये एक जांच का विषय लगातार बना हुआ है जिस पर रिसर्च चल रही है। तो चलिए, तमाम जानकारी के साथ इस नए वेरिएंट के बारे में हमारे खास मेहमान आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, डॉक्टर नरेश चावला वाइस प्रेसिडेंट है डीएमसी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरेश जी, आपका बहुत स्वागत हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़ने के लिए। नरेश जी, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब सामने आ गया है, कितना ज्यादा खतरनाक इसे माना जा रहा है? हालांकि अभी इस पर स्टडी लगातार चल रही है, लेकिन देखा जाए तो डेल्टा वेरिएंट ने जिस तरह से तबाही मचाई है और उसके बाद अब जो ये नया वेरिएंट सामने आया है, कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है? देखिए उन्नति, जब से ये सारी कहानी सिर्फ 7 दिन या 8 दिन पुरानी है, जब 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया था जी। और उसके बाद से अभी तक हमारे केस में कुछ देश में सिर्फ 40 आई, तो अभी तक तो ये दोनों केसेस माइल्ड पाए गए हैं।
इनका जो कॉन्टैक्ट है उनको ट्रेस किया जा रहा है। तो मैं दो बातें स्पष्ट कहना पसंद करूंगा। पहली बात तो जो देश में एकदम तहलका मच जाता है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत किस बात की है? जो जरूरत इस बात की है कि जो हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर भूल गए थे वो हमें बहुत जल्दी अपनाना चाहिए। देखो, हम लोगों को, आपके दर्शकों को डराएंगे भी नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम एहतियात करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय में हिंदुस्तान में पॉलिटिकल गैदरिंग्स, रिलीजियस गैदरिंग्स, सोशल गैदरिंग्स, अप टू द एक्सटेंट शायद सुना है तकरीबन 20-25 लाख शादियां हैं पिछले अगले 2 महीनों में। जी। तो अब हमें ऐसे निर्देश देने चाहिए, ऐसे सुझाव देने चाहिए जिससे कि काम भी चल जाए और लोगों में बीमारी भी ना फैल पाए। और इसके लिए हम कहेंगे कि शादी भी मनाइएगा, सब कुछ करिएगा, लेकिन जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क का इस्तेमाल करना, यूनिवर्सल मास्क, अपने घर से निकलो तो मास्क पहन के निकलो। इसको ये मत सोचो कि कब तक पहनते रहेंगे। देखिए, आज कोरोना है, आज एक इसका म्यूटेंट आया है, वेरिएंट आया है, कल दूसरा आ सकता है। तो अगर हम अपने आप को गियर अप कर लेंगे, अपना गियर डाउन नहीं करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि जैसा दूसरी वेव की तबाही जो हमने देखी थी उससे हम बच पाएंगे। और दूसरा, मेरी देश की सरकार को एक सुझाव है कि जो एयर ट्रैवल है उसको कम से कम किया जाए, अगर बंद नहीं किया जा सकता, और एयरपोर्ट्स पे क्वारंटीन जरूर किया जाए। RT-PCR टेस्ट करने के बाद चाहे वो नेगेटिव भी आ जाए तो भी 7 दिन उसको बाहर रखा जाए, अलग रखा जाए, होम क्वारंटीन किया जाए। तो ऐसे कुछ अगर हम सुझाव अपना लेंगे तो मुझे लगता है कि जो एक मेजर्स मन में लेने की हमारे बहुत भय ज्यादा है जरूरत कि है। जी नरेश जी, जिस तरह से सिम्टम्स की बात करें अगर, तो सिम्टम्स कोरोना में भी वो सेम थे और अभी ये जो नया वेरिएंट सामने आया है उसमें भी ऐसे कोई सीवियर सिम्टम्स अभी नजर नहीं आए हैं जो नए हो इस वेरिएंट में, और उसको देखते हुए तमाम तरीके के एहतियात जो है बढ़ती जा रही है। लेकिन जो मेथड्स हम लोग की तरफ से यूज किया जा रहे हैं, चाहे वो टेस्टिंग के लिए हो, ट्रेसिंग के लिए हो, क्या वो इस नए वेरिएंट पे भी कारगर होंगे? है कि कारगर नहीं होंगे। ये उसी का ही वेरिएंट है। जो सिम्टम है थोड़ा डिफर कर सकते हैं। इस नए ओमिक्रॉन में हमने सुना है कि बेसिकली जॉइंट पेन्स बहुत ज्यादा होते हैं, बाकी ज्यादातर सिम्टम सेम ही हैं। और अभी तक जो हमें जानकारी मिली है, हालांकि ये बार बार कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन कई गुना ज्यादा घातक हो सकता है, लेकिन इसका ट्रांसमिशन ज्यादा है, ये फैलता तेजी से है, लेकिन डिसीज जो होती है वो इतनी सीवियर नहीं होती। तो अभी तक हम जो जानकारी अभी तक हमारे पास है उसको देखते हुए हम कहेंगे कि इतना बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात पूरा बरतिए। ये कब बुरा रूप ले लेगा ये हमें भी पता चलेगा। एंड उन्नति, इस बात को मत भूलिएगा, ये फर्दर भी म्यूटेट हो सकता है। जो एक वैरायटी हुई थी, जब पहले सेकंड वेव में एक वैरायटी जो हमारे यहाँ आई थी वो बहुत जल्द बदल गई थी। तो ये यहाँ आने के बाद चूंकि हमारे देश की आबादी बहुत ज्यादा है, वो बहुत ही भिन्न भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति की जगहें हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, शहर हैं, बड़े शहर हैं, तो फैलता बड़ी तेजी से है। तो इसलिए हमें तैयार रहना है। पहली बात, 3 बातें आपने पूछा, वही सेम टेस्ट किया जाएगा। तो यस, जीनोम सीक्वेंसिंग से उस टेस्ट को बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक हम वही टेस्ट कर रहे हैं, उससे हम पता चला सकते हैं। नंबर 2, लोग सोचते हैं कि वैक्सीनेशन हमारा कारगर होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा सोचने की बिल्कुल भी वजह नहीं है कि वो कारगर नहीं होगा। अभी भी मैं देशवासियों को खुलेआम सुझाव दूंगा कि आप अपना वैक्सीन अगर फर्स्ट डोज भी नहीं लगा है तो वो लगवाइए, सेकंड जो डोज है वो लगवाइए। और देश की सरकार को मेरा आग्रह है कि जो बूस्टर डोज जो अभी तक थोड़ा कंट्रोवर्शियल चल रही थी, जिसमें डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, पैरामेडिक्स और हॉस्पिटल स्टाफ आते हैं, वो प्लस फ्रंट लाइन वर्कर्स जिसमें पुलिस पर्सनल, म्युनिसिपैलिटी वर्कर्स, वो अब तो उसमें जर्नलिस्ट भी शामिल किए जा सके हैं, वो तीसरी कैटेगरी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। इन 3 कैटेगरीज को बचाना प्राइम बेसिस पे, प्रायोरिटी बेसिस पे जरूरी है। तो बूस्टर डोज हमें जरूर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, मैंने जनवरी में वैक्सीन ली थी, जब 16 जनवरी के बाद स्टार्ट हुआ था, तो इस बात को आज 11 महीने हो गए हैं, तो मेरी इम्यूनिटी काफी कम हो चुकी है। तो मेरे ऐसे हजारों लाखों डॉक्टर्स जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, जो कि 1800 डॉक्टर्स पूरे हमारे देश में जान दे चुके हैं, तो इनको बचाना बहुत जरूरी है। यही लोग
आईसीयूज में, ओपीडीज में मरीजों की सेवा करेंगे और बाकी लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। जी, और नरेश जी, ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ट्रीटमेंट किस तरह से अब किया जाएगा इस नए वेरिएंट का? वही दवाई सेम अप्लाई होंगी जो कोरोना पर देते हैं मरीजों को, वही सेम प्रोसीजर जो है इस नए वेरिएंट के साथ भी अप्लाई किया जाएगा? देखिए उन्नति, मैं स्पष्ट बता दूं कि जो जितनी भी वायरल डिजीज होती हैं, इसलिए पिछले सेकंड वेव में भी हमने कई चीजें ट्राई की थी। आइवरमेक्टिन, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स और साथ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह ट्राई किया था। तो बाद में पाया गया था कोई प्लस स्टेरॉइड्स की बहुत हैवी डोजेस दी गई थी। तो बाद में पाया गया था सिर्फ ऑक्सीजन से हेल्प मिलती है जिन लोगों को सांस ज्यादा फूल रहा होता है, बाकी मेनली जो ट्रीटमेंट होता है पेशेंट का वो सपोर्टिव होता है। और मैं ये बात दोबारा बता दूं कि सेकंड वेव में हालांकि काफी बेचैनी हुई थी और काफी पैनिकीनेस आई थी। अल्टीमेटली हमें पता चला था कि 90% पेशेंट्स सिंपल होम आइसोलेशन से और सिंपल पैरासिटामोल से और अच्छी नर्सिंग केयर, जिसमें पानी का रिहाइड्रेशन अच्छे से किया जाए, इन चीजों से ठीक हो जाते हैं। अक्सर होता क्या है, हर आदमी अपनी जान के लिए डरता है। उस चक्कर में वो लास्ट वेव में हमने देखा था होर्डिंग शुरू हो गई थी, लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर होल्ड करना शुरू कर दिए, वेंटिलेटर होल्ड करना शुरू कर दिया। ये सब गलत था। तो हम पिछली वेव के एक्सपीरियंस से अब वाइज हो गए हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि देश के हर प्रांत में सब जो प्रांत की सरकारें हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सब ने अपनी तैयारी कर रखी है और ऑन कॉल है। तो उम्मीद करते हैं शायद हम जैसे पिछली बार में टर्शियरी केयर सर्विसेज की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ी थी, ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी और हम उसको इस नए वायरस को, वेरिएंट को, नरेश जी, जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब कोरोना का ट्रीटमेंट किया जा रहा था, उसके बाद भी जब लोग पूरी तरीके से उससे सही हो चुके थे, उसके बाद भी कई तरीके की परेशानियां सामने आ रही थी आफ्टर कोविड ट्रीटमेंट थी, तो क्या इस नए वेरिएंट के बाद भी कुछ ऐसी चीजें सामने आ सकती हैं? उसके क्या कुछ कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं? देखिए, जो सेकंड वेव में ज्यादातर लोगों के जिनके फेफड़े इफेक्ट हुए थे, उनको सांस की तकलीफें अभी तक भी चल रही हैं और इस कंडीशन को हम हमारी जुबान में पोस्ट कोविड कहते हैं। पोस्ट कोविड सिंड्रोम, इसमें कई चीजें आती हैं। कई लोगों को पेट खराब हो गए हैं, कई लोगों को मसल पेन ज्यादा हो रहे हैं, कई लोगों को हेडेक ज्यादा हो रहा है, तो प्लस एक डिप्रेशन भी कई लोगों में देखा गया है। तो चूंकि ये कंडीशन इतनी ज्यादा थी, इसने इतनी दहशत फैला दी थी कि कई महीनों तक हम आज भी लोगों को कहते हैं, लोग याद करते हैं, डॉक्टर साहब मुझे आज से 6 महीने पहले कोविड हुआ था, मुझे अभी तक ये होता है। तो हमारा एज ए डॉक्टर फर्ज बनता है उन लोगों को आश्वासन दिया जाए, उनको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाए और ये सोचना कि नई वेव के बाद भी ऐसा कुछ होगा तो हम कहेंगे जैसे होगा वैसे देखा जाएगा। लेकिन अभी तक तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम प्राइमरी प्रिवेंशन करें, पूरी कोशिश करें कि इस नए वायरस को, नए वेरिएंट को फैलने न दें, इसको एयरपोर्ट पे रोका जाए, उसका जहां भी पकड़ा जाता है उसकी टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट अच्छे से किया जाए ताकि चीज को जड़ में ही पकड़ लिया जाए। जी बिल्कुल, यानी सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें भी। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका तमाम अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के बारे में, क्योंकि लोग अब डरे हुए हैं। जिस तरह से कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सामने आया है, उसके बाद लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सुझाव अभी बस यही है कि सावधान रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया वॉइस।